प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th स्टैंडर्ड का साइंस का थर्ड लेसन जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका सेकेंड पार्ट आज हम सीखेंगे। पहले पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वाला जो कई हिस्सा है कि जैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, क्या होता है एम्पियर, क्या होता है रेजिस्टेंस, ये सब हमने चार्ज, ये सब हमने सीखा है। अब आगे स्टार्ट करते हैं, देख लो इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इन कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्वांटिटेटिवली करंट इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पे करंट की डेफिनेशन है, देख लो क्या है, द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास हो रहा है कंडक्टर में से उसे हम क्या कहते हैं, करंट। इफ चार्ज Q इज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, चार्ज क्या है Q और टाइम क्या है हमारे पास t, तो करंट की वैल्यू देख लो क्या हुई। करंट के लिए I रहता है सिंबल Q अपॉन t, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पास थ्रू अ यूनिट टाइम। सो द यूनिट ऑफ द चार्ज इन SI यूनिट, SI यूनिट में चार्ज के लिए क्या है देख लो, कूलोम, एंड करंट इज एक्सप्रेस इन एम्पियर। चार्ज के लिए क्या है, कूलोम, करंट के लिए यूनिट क्या है, एम्पियर। द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है देख लो, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलोम, इतना चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो आपको एक एमसीक्यू बेस में आ सकता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश डैश, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलोम। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमें दो डायरेक्शंस दिए जो कि कन्वेंशनल डायरेक्शन एंड एक्चुअल डायरेक्शन होती है। इवन दो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव होते हैं, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक। बट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर कन्वेंशनल शब्द आया तो आपको क्या लिखना है देख लो, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग टेकन इज अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं कन्वेंशनल में, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑफ द सेल, यानी कि एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, दोनों में से फर्क ध्यान में रख लो, कन्वेंशनल में पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक्चुअल में नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब अगला पॉइंट है हमारा एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी फ्लो इन अ कंडक्टर इफ 1 कूलोम ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम, दैट इज एवरी सेकेंड। इफ 1 कूलोम चार्ज फ्लोज थ्रू इट एवरी सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलोम का चार्ज अगर फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में तो कितना आएगा, 1 एम्पियर। अब हमारे घर में 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 5 एम्पियर ऐसे होते हैं, यानी कि क्या 1 सेकेंड में 1 कूलोम गया तो 1 एम्पियर, 5 कूलोम गया तो 5 एम्पियर, 2.5 कूलोम गया तो 2.5 एम्पियर, ऐसा होता है। ओके, डू यू नो में आपको दिया क्या है देख लो, वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग यूनिट्स। अब जो छोटे जो करंट्स होते हैं उनको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, 1 एम, एक छोटा एम है यानी कि मिली एम्पियर। 1 म्यू देखा है यहाँ पर, इसके लिए माइक्रो बोलते हैं, इसे यू को थोड़ी नीचे लाइन है, इसे क्या बोलेंगे आप, माइक्रो। तो 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर। अब 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ यानी कि मिली यानी कि -3, ध्यान में रखो 10⁻³ एम्पियर, एंड माइक्रो बोला तो -6 लिखना है, माइक्रो यानी कि -6, 10⁻⁻6 एम्पियर। द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट एम्पियर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन यानी कि मैथ्स में वर्क करने वाला और साइंस के फील्ड में भी जिन्होंने बहुत वे ही बड़ा योगदान दिया है, ऐसे साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर, और उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किए, एक्सपेरिमेंट किए। टुडे वी कैन मेजर द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर ओनली बिकॉज ऑफ इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, और उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सामान्य जो काम किया है उनकी वजह से ही हम करंट मेजर कर सकते हैं। इसलिए करंट को उनका यूनिट, उनके ऑनर में उनका सम्मान करने के लिए करंट को यूनिट दिया है, उनका नेम दैट इज एम्पियर। द यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एम्पियर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज ग्रेट वर्क। अब नीचे देख लो क्या है, एग्जाम्पल है हमें,
तो वो बहुत ही इजी एग्जांपल है, देख लो क्या दिया है। अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, यानी करंट यानी कि I 0.4 एम्पियर थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स टी टाइम कितना है हमारे पास? 5 मिनट्स, मगर हमारे पास यूनिट कौन सा होता है टाइम का? सेकेंड, तो इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 एज इट इज, और 1 मिनट यानी कि कितने सेकेंड होते हैं? 60, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई करो, आ गया हमारा आंसर 300 सेकेंड। हाउ मच चार्ज वुड हैव टू पास थ्रू द कंडक्टर? अब कितना चार्ज पास होता है कंडक्टर में से? तो देख लो यहां पर मैं सॉल्व करता हूं थोड़ा। आपको देख लो ऊपर करंट के लिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो यहां पर हमें Q निकलना है, तो Q एज इट इज जगह पर लिख रखता हूं, I एज इट इज, और एक T डिवाइड में यहां पर आकर मल्टीप्लाई। सो Q इज इक्वल टू चार्ज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहां पे ये फॉर्मूला आ गया है, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो करंट कितना है हमारा? 0.4, और हमारे पास कितना है? 300, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा क्योंकि पॉइंट नहीं कंसीडर करूंगा। देख लो, तो 3 4 जा 12, 2 0 एज इट इज, और देख लो यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है पीछे से, तो यहाँ पर भी पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट 120.0 यानी कि 120, और चार्ज का यूनिट होता है कूलोम। सो द चार्ज पासिंग टू द कंडक्टर इज 120 कूलोम। तो अगर आपको ये सारा एग्जांपल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देख लो, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर दैट इज I एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड दैट इज V कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉ दैट इज गिवन बाय द जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम। यानी कि I और V के बीच में जो रिलेशन है ये हमें किससे पता चलता है? ओम्स लॉ से। तो देख लो क्या है ओम्स लॉ। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट है कंडक्टर की, तो द करंट I फ्लोइंग थ्रू द इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। तो इसलिए यहां पर लिखा है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो I इज इक्वल टू KV। अब K क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो प्रोपोर्शनल साइन निकालने के लिए हमें प्रोपोर्शनल के साइन निकालने के लिए इज इक्वल टू लगाया, तो आगे वाला भी एज इट इज रखना पड़ता है, मगर इसके सामने प्रोपोर्शनलिटी का साइन K यूज करना पड़ता है। तो देख लो अब क्या होगा, ए वाला जो K है यहां पर K V से मल्टीप्लाई है, यहां आकर क्या होगा? डिवाइड में जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन K इज इक्वल टू V ऐसा आएगा। मगर 1 अपॉन V की वैल्यू, 1 अपॉन K की वैल्यू क्या होती है? R, दैट इज रेजिस्टेंस। सो अब इस 1 अपॉन K की जगह हम लिखेंगे R, तो I एज इट इज 1 अपॉन K की जगह R लिखूंगा इज इक्वल टू V। हेंस सिर्फ V, और इस एज इट इज लिखा है ये भी वाला, V इज इक्वल टू IR, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अब अगर इसमें से हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो क्या करना है? R एज इट इज रखा, और जो AI है R को मल्टीप्लाई, ये यहां पर जाएगा डिवाइड में, तो R की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन I। तो एक ही ध्यान में रखो, V इज इक्वल टू IR, ये है हमारा ओम्स लॉ, दिस इज नोन एज ओम्स। अब यहां पर है फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम, मगर फिजिकल स्टेट यानी कि क्या? तो फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर मींस इट्स लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए, टेम्परेचर एंड मटेरियल। तो यहां पर फिजिकल स्टेट में 4 पॉइंट्स है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड मटेरियल। अब यूनिट देखते हैं, देख लो। We can obtain the SI unit of resistance from the above formula. The potential difference and current are measured in volt and ampere respectively. Potential difference का यूनिट क्या है? वोल्ट्स,
करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। तो इसलिए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। क्या होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओहम, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय साइन ओहम। इस साइन से हम इंडिकेट करते हैं। देख लो, एक ऐसी लाइन, हाफ सर्कल बीच में जाने वाला चाहिए और यहाँ पे राइट में लाइन जोड़ दो। अब आगे उसका कन्वर्जन कैसे किया है वो देखते हैं। देख लो, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओहम। कैसे आया देख लो, R इज इक्वल टू क्या है? I अपॉन V। तो R का यूनिट ओहम इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I है, सॉरी यहाँ पे V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज, इलेक्ट्रिक कंडक्टर करंट का एम्पियर। सो 1 ओहम इज इक्वल टू V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन एम्पियर। अब यहां पर है हमें रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम, 1 ओहम की डेफिनेशन। तो 1 ओहम की डेफिनेशन क्या है? इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड। क्या 1 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए। 1 एम्पियर करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर कंडक्टर में है तो जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, then the resistance of the conductor is 1 ohm। तो जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो होता है 1 ओहम। अब ये रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो देख लो, एज शोन इन द फिगर 3.4 देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। जो कि हमें ऊपर फिगर दी है, उस फिगर में देख लो क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन। कौन से भी मोशन में वो मूव होते हैं। देख लो, एक बार फिगर दिखाता हूं पहले में, 3.4 फिगर। तो ए 3.4 फिगर है। इसमें क्या है, जब रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, जब वायर किसी भी सर्किट को कनेक्ट नहीं होती तब वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रैंडमली मूव होते हैं, यानी कि कौन से भी डायरेक्शन। मगर जब वो सर्किट में आती है, इलेक्ट्रिक सेल को हम जोड़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को, तो क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होना इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं। मगर इनकी हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो अब वापिस अपने पेज पर जाते हैं। देख लो, दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम डायरेक्शन व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स। यानी कि अब सेल जोड़ दिया तो क्या होगा, these electrons start moving from the end of lower potential to the end of higher potential। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाते हैं, यानी कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। दिस डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट। अब जो एक मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसके वजह से क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एटम एंड आयंस व्हिच आर लाई अलोंग देयर पाथ। अब ये क्या होते हैं, तो एक दूसरे को स्ट्राइक, हिट करते हैं। सच कोलिजन कॉज हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अपोज द करंट। अब इस कोलिजन से, यानी कि एक दूसरे को धक्का देने से क्या होते हैं, हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सही तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एंड अपोज द करंट, और अगर ये आगे नहीं जाएंगे तो अपोज होंगे करंट को। दिस हिंड्रेंस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और इसी हिंड्रेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब एक बात याद रखो, क्या, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होती है। एवरेज वेलोसिटी नॉन जीरो होती है, ओके, मगर हर एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटी होती है। तो देख लो, अगर आप स्कूल के टाइम पर बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं एक छोटे से गैप में से, और आपका अगर स्पीड ज्यादा है और दूसरे का धीरे, तो क्या होगा, आप दूसरे बच्चों को धक्का देते देते आगे जाएंगे, मगर आपको हिंड्रेंस होगा, यानी कि जाने में, आगे आगे जाने में तकलीफ होगी।
यही क्या है आपके मूवमेंट को रेजिस्टेंस, ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब रेजिस्टिविटी क्या है? एट द गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस आर, तो आर किस पे डिपेंड होता है हमने देखा है, फर्स्ट वन होता है लेंथ, सेकेंड वन होता है एरिया एंड थर्ड वन होगा टेम्परेचर। तो गिवन टेम्परेचर यहां पर गया तो फोर्थ चैप्टर फैक्टर था हमारा मटेरियल। आर इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन, आर इज डिपेंड ऑन किस पे था, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे। एट अ गिवन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर गया तो क्या बचा, इट इज डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया एंड मटेरियल इज मेड ऑफ, जो कि जिस मटेरियल से वो कंडक्टर बना हुआ है उसके ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड होगा। अब आगे देखते हैं अगले पेज पे। अब ए रेजिस्टिविटी का भी डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है, तो देख लो, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आर, आर होगा तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ऐसे दो चीजें हमें दिया है, क्या, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे मगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया पे। तो देख लो, इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों को मिलाएंगे क्या, तो क्या होगा, देख लो, ऊपर एल है तो यहां पर एल आ गया और नीचे ए है तो यहां पर नीचे एल है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसे हम कांस्टेंट दे देंगे, एक प्रोपोर्शनल का साइन निकालना है तो इज इक्वल टू लगा दिया, एल अपॉन ए एज इट इज लिख दिया, मगर इसे यहां पर रो, इस साइन को क्या बोलेंगे आप, रो, ए प्रोपोर्शनल, देख लो रो की कीमत क्या है, रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलेंगे। एंड इसे ही हम, इस रो को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इस साइन को क्या बोलेंगे आप, रो, RHO, रो। तो इस रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब इसका यूनिट क्या है, देख लो, क्या है यूनिट रो का, ओहम मीटर। अब ए ओहम मीटर कैसे आएगा, देख लो, यहाँ पे मैं उसका भी डेरिवेशन दे देता हूं। तो इसका हम डेरिवेशन देखते हैं, देख लो क्या होगा, देख लो, R इज इक्वल टू क्या है, रो L डिवाइडेड बाय ए। अब रो यानी कि रेजिस्टिविटी निकालनी है तो R एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ पर ए क्या है, डिवाइड में है, यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में, और L ऊपर है, यहाँ पर आकर डिवाइड में जाएगा, यानी कि डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, रो इज इक्वल टू। अब इसका फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओहम, मल्टीप्लाई बाय एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, लेंथ किस में होती है, मीटर में, तो मीटर और एक स्क्वायर वाला कट, क्या बचा, ओहम मीटर, इसलिए रो रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया है हमारा ओहम मीटर। ओके, आ गया कि समझ में। हाउ विल यू प्रूव दैट यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर, तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहां पर दिया है, इस आपको नोटबुक में लिख के लेना है। ओके, अब नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल्स, यानी कि कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी हमें दी है, कितनी है, तो कॉपर की है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर, नाइक्रोम 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 ओम मीटर, डायमंड 1.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 टू 1.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 ओहम मीटर। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू बेस। अभी देख लो, अभी सारे गूगल फॉर्म्स पे आपको पेपर आ रहे हैं, तो देख लो, इसमें पूछा जा सकता है कि कॉपर का रेजिस्टिविटी बताओ सब, क्योंकि सारे क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है ना, ज्यादा लिखने के लिए अभी तो आपको क्वेश्चन नहीं है इसके लिए। अब अगला देख लो, रो इज द कांस्टेंट, तो हो गया है, रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हाँ, ओम मीटर तक हो गया हमारा। रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, एंड डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पर हमने देख लिया है, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट
रेजिस्टिविटी, हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग है। अब अगला बहुत ही सिंपल पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, तो देख लो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंटिन्यूअस पाथ कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस, कहीं भी वो वहां पे गैप नहीं होना चाहिए। A continuous path of electric current through the conducting wires are connected to two ends of the cell. Two end of the cell वायर किसको, दो एंड्स यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल दोनों को अटैच होनी चाहिए। देख लो यहाँ पर वायर पॉजिटिव को है, यहाँ पर वायर नेगेटिव टर्मिनल को है, और बीच वाले में हिस्से में कहीं भी वायर टूटी हुई नहीं है, कंटिन्यूअस फ्लो है। उसमें क्या है चाहिए, और अदर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देख लो ये वाला रेजिस्टेंस है जो इससे माउंटेन जैसे लाइंस है उन्हें बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, ये सिंबल है रेजिस्टेंस के। A circle is depicted by a figure. This figure shows how different components are connected in the circuit. तो कैसे जोड़ते हैं देख लो कि एक इलेक्ट्रिक सेल होगा आपको, अब उसके नेगेटिव टर्मिनल को एक वायर, पॉजिटिव टर्मिनल को एक वायर, अब वो वही वायर अब एमीटर को गई है, एमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में, आपको सीरीज पैरेलल ये सारा है, किसी कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एमीटर यानी कि करंट मेजर करने के लिए सर्किट में एमीटर होता है। वही देख लो रेजिस्टेंस के दोनों जो एंड्स है उसके बीच ये वाला है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर जोड़ते हैं हम पैरेलल्स में, और वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पीडी। ओके, तो ये हो गई हमारी सिंपल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट। In the circuit 3.5, an ammeter is used to measure current and voltmeter is to measure the potential difference. ये भी बताया, एमीटर किसके लिए, करंट मेजर करने के लिए, वोल्टमीटर किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ रेजिस्टर। देख लो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, टू एंड्स ऑफ द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस के दोनों एंड की तरफ, और वो लाइन लाई है वोल्टमीटर की तरफ। As voltmeter has a very high resistance, only small current flows through it. अब वोल्टमीटर को बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, इसके वजह से इसमें बहुत ही कम करंट जाता है अंदर। देख लो क्या, यानी कि हमारे आप एक रिलेशन आ गया, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो जो करंट फ्लो होता है वो घट जाता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना कम रेजिस्टेंस उतना इजीली करंट फ्लो होगा। ये बात आप ध्यान में रख दो। इसी के ऊपर कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं, वो बाद में मैं आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। अब ऑब्जर्वेशन पे ऊपर है ये पूरा, देख लो क्या है ऑब्जर्वेशन में, पॉइंट आउट मिस्टेक इन द फिगर अबव। अब पॉइंट आउट करते हैं कि इन में क्या मिस्टेक्स है। तो देख लो यहाँ पर सेल है और एक एंड वायर को लगाए, की है बीच में, मगर वो मेटल है तो कंडक्ट कर सकेगी। ओके, यहाँ से एक वायर का कुछ नहीं, मगर यहाँ पर देख लो यहाँ पर है गैप, कंटिन्यूअस पाथ है क्या, नहीं, तभी भी बल्ब जला हुआ है। तो ये क्या है, उनकी मिस्टेक है, अगर गैप रहेगा तो बल्ब कैसे जलेगा। सेकेंड वन देख लो, ये रेड लाइन टर्मिनल से आ गई, ब्लैक लाइन भी बल्ब की तरफ से गई, मगर यहाँ पर क्या है, अगेन गैप है, तो कैसे जलेगा बल्ब, अगर कंटिन्यूअस पाथ ही नहीं है तो बल्ब जलेगा कैसे। अब थर्ड वन में दोनों टर्मिनल देख लो, यहां से वायर आ गई बल्ब की तरफ गई, दूसरे टर्मिनल से वायर आ गई बल्ब में गई, और कहीं पर टूटी हुई है क्या, देख लो तो टूटी हुई नहीं है। अब ये तो पार्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें क्या होना चाहिए, बल्ब ग्लो होना चाहिए था, मगर ग्लो हुआ दिखाई देता है क्या, नहीं, तो ए हो गई थर्ड वाले में मिस्टेक। देन फोर्थ वन, एक टर्मिनल से वायर आ गई, पीस ऑफ पेपर, और वो दूसरी में वहां से वो वायर बल्ब को चली गई, यहां से भी चली गई, कंटिन्यूअस पाथ है, मगर इस जहां टूटा था वहां पर रबर है, रबर इज ए इंसुलेटर, रबर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, तो ये बल्ब कैसे जला। ये हो गई इनकी फोर्थ वाले में मिस्टेक। देख लो ये ध्यान में आईएमपी है, आपको 9th में जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें आ सकता है, बताओ इनमें क्या गलती हो गई है, पॉइंट आउट द मिस्टेक, तो आपको ये सब लिखना होगा।
अब वायर द बल्ब इन फिगर्स बी सी डी नॉट लाइटिंग अप। बी सी डी के बल्ब क्यों नहीं जल रहे, तो ये बताता हूँ, देख लो यहाँ पे वायर को वायर अटैच कर दी, कोई बात नहीं, उसका कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, वायर अगर कम पड़ गई तो उसे टेप से जोड़ देते हैं, वो चलता है। मगर यहाँ पर क्या है, देख लो गैप है, तो गैप है तो चलेगा, जलेगी क्या वायर, नहीं। अगेन यहाँ पर देख लो, यहाँ पे छोटा गैप है, यहाँ पर भी नहीं है। तो अगर गैप कंटिन्यूस सर्किट ही नहीं है, कंटिन्यूस पाथ ही नहीं करंट फ्लो होने के लिए, तो बल्ब जलेगा कैसे। अब देख लो इन दो वायर के लिए ए बी पाथ कंटिन्यूस है, ए बी पाथ कंटिन्यूस है, अलग अलग रहने दो ए वाली वायर रेड और ग्रीन, मगर दोनों वायर एक ही टर्मिनल को जोड़ी दी गई है। अगर एक ही टर्मिनल को आप दोनों वायर अटैच करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कहां से होगा, एक वायर पॉजिटिव को चाहिए, एक वायर निगेटिव को चाहिए, और जब ये अब जोड़ते हैं तभी बल्ब जलेगा। तो ये थी इसमें से बी के लिए क्यों जलेगा नहीं, सी के लिए क्यों जलेगा नहीं, डी के लिए क्यों जलेगा नहीं, इसके रीजन। ओके, तो देख लो अब। तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।